लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो शीट्स वगैरह होते हैं, इनफाइनाइट शीट वगैरह होते हैं, उसके कारण से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, और ये शॉर्ट ट्रिक वगैरह हम लोगों ने देखा था, और फील्ड का हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम भी बनाया था, कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे। चलो अब आगे करते हैं और डेरिवेशन करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज hollow sphere. Electric field due to uniformly charged hollow sphere. किसी जगह पे इसको शेल भी बोला जा सकता है, ठीक है। इसे एक हॉलो स्फीयर की तरह ही हम लोग ट्रीट करेंगे। अब इसमें दो बातें आती है, ये हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है। तो देखो, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग वाला पार्ट है ना, हम लोग आगे जाकर के कंडक्टर से स्टार्ट होंगे तो उस समय पढ़ेंगे हम लोग, और अच्छे तरीके से हमारा अंडरस्टैंडिंग भी जमेगा। अभी मैं कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग बोलूँगा तो तुम लोग को थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कि चार्ज कैसे चेंज हो सकता है अगर कंडक्टर हो या फिर एक नॉन कंडक्टर हो, या मतलब इंसुलेटर हो। जैसे कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है तो चार्जेस आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ईजिली फ्लो कर सकता है, तो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि आराम से हो सकता है, वो खुद ही खुद कर लेगा। लेकिन अगर ये नॉन कंडक्टर है तो इसका मतलब कि तुमने अगर इस जगह पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया तो ये प्लस क्यू चार्ज पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाला है, वो इसी जगह पे ही रह जाएगा। तो ये नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग का भी थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अभी हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि हर एक जगह पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज यूनिफॉर्म। तो ये एक हमारे पास हॉलो स्फीयर है, और ये हॉलो स्फीयर के ऊपर हमने चार्ज दे दिया, दैट इज प्लस क्यू चार्ज। इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज दे दिया। ध्यान से इसका डेरिवेशन देखना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम का है। बहुत जगह पे इसका डेरिवेशन नहीं कराते हैं, वो बोलते हैं कि गॉस लॉ में इसका डेरिवेशन हो जाएगा। जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पे डेरिवेशन करेंगे, लेकिन इसका डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है कि हम लोग गॉस लॉ से ही करें, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। लोग गॉस लॉ में भी देखेंगे और यहाँ पे भी डेरिवेशन देखेंगे। तो ये क्या है, एक हमारे पास हॉलो स्फीयर है, और इसके ऊपर तुमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, इसका सेंटर इस जगह पे है, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ इस जगह पे, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम लोग निकालना चाहते हैं। लेट्स से दिस इज ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। हमेशा डिस्टेंस कहाँ से लेना है, सेंटर से, सेंटर से। सो इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक, बोलो क्या करना पड़ेगा। चार्जेस इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस पे पॉजिटिव चार्जेस हर एक जगह पे होंगे, और अगर मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे, दो काम करते हैं हम लोग। पहला, हम लोग एक इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, और दूसरा आउटसाइड के लिए। तो पहले हम लोग आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, फिर इनसाइड के लिए निकालेंगे। बोलो क्या करना चाहिए, कुछ आइडिया दो। सर छोटा सा रिंग ले सकते हैं। किस तरह से, ऐसा लाइक एक थीटा एंगल पे जाएंगे तो एक रिंग मिलेगा। हाँ, थीटा एंगल पे जा करके हम लोग क्या करेंगे, डी थीटा एलिमेंट चूज करेंगे। सिर्फ थीटा एंगल पे जाने पे काम नहीं चलेगा, मुझे एक डी थीटा एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। तो इतना सा जो एरिया स्वाइप हो रहा है, इससे मैं एक रिंग बनाऊंगा। ऐसा दिख रहा है क्या सबको, रिंग कैसा बन रहा है, विजुलाइज करो अच्छे से। ये ऐसा, क्योंकि ये एक हॉलो स्फीयर है तो मुझे रिंग मिलेगा, अंदर क्या है, हॉलो पार्ट है, अंदर हॉलो पार्ट। वापस से इसका डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ।
समझाने के लिए। और रिंग के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे हम लोग आराम से बता सकते हैं। बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रिक यस सर। फील्ड ड्यू टू रिंग का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो क्या होता है? के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर की पावर 3/2। यही होता है फॉर्मूला, बराबर सही है। लेकिन इसके ऊपर चार्ज जो है वो बहुत ही छोटा सा होगा। क्यों जो बहुत ही छोटा सा चार्ज होगा? क्योंकि हमने एलिमेंट ही बहुत ही छोटा सा लिया है। यहाँ पे तो दिखा रहा हूं मैं काफी बड़ा सा, लेकिन है ये काफी छोटा सा डीक्यू चार्ज, बराबर। तो डीक्यू का वैल्यू क्या होगा? क्या ये चार्ज जो पूरा का पूरा प्लस क्यू है ये सरफेस के ऊपर फैला हुआ है? हाँ, सरफेस के ऊपर फैला हुआ है। और सरफेस के ऊपर फैला हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा? चार्ज पर यूनिट एरिया, नॉट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत लोग गलत कर देते हैं इसमें स्टूडेंट्स, कि इसे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं। इसमें वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एरिया में। तो ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πr²। लेट से द रेडियस इज कैपिटल 4πr²। सो चार्ज पर यूनिट एरिया हमारा निकल चुका है। और अब मुझे निकालना है डीक्यू चार्ज। सो डीक्यू चार्ज कितना हो जाएगा? अगर मेरा किसी तरीके से इसका एरिया निकल के आ जाए, किसी भी तरीके से ये जो रिंग है उसका एरिया निकल के आ जाए, तो डीक्यू चार्ज कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा डी ए। सिग्मा इंटू डी ए। अब बताओ डी ए का वैल्यू कितना होगा? कोई डी ए बताओ कितना होगा? बता सकते हैं कोई? चलो एक एक करके करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये बताओ, सर वो ट्रायंगल बनेगा ना उसमें। देखो क्या ये जो लेंथ है छोटा सा ds होगा यहाँ पे, हाँ सर। है ना, इसका थिकनेस। और इस ds का वैल्यू कितना होगा? आर डी थीटा। आर डी। बहुत सही, आर डी थीटा ये आ रहा है तुम लोग। तो क्या यहाँ पे भी इसका जो थिकनेस होगा डेट विल बी ds विच विल बी इक्वल्स टू आर डी थीटा। और मैं इसको इस जगह से कट करता हूँ और इसको स्प्रेड कर लेता हूँ, खींच लेता हूँ एक वायर की तरह। तो अगर ये इस तरीके से खींचा गया तो इसकी लंबाई कितनी होगी? गलत मत बताना। 2πr sin थीटा। हाँ, इसका रेडियस क्योंकि चेंज हो चुका है। रेडियस कितना हो चुका है? दिस मच, विच इज आर साइन थीटा। आर साइन थीटा ये वाला डिस्टेंस है। सो दिस विल बी ऑल्सो आर साइन थीटा। ये हो जाएगा 2πr साइन थीटा। और इसका थिकनेस अभी हम लोगों ने देखा that is ds which is equals to r d theta। तो एरिया कितना हो गया बोलो अब? 2πr sin थीटा। 2πr sin थीटा इंटू आर डी थीटा, बराबर है। डेरिवेशन इसका थोड़ा लंबा है लेकिन थोड़ा सब्र करना पड़ेगा अच्छे तरीके से करने के लिए। सर सिग्मा नहीं है। सिग्मा यहाँ पे है ना, पुट किया हुआ है, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। डी के ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने तो डी ए ही लिखा, डी क्यूब तो बाकी है। सो डी क्यूब विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी ए which is 2πr square sin theta d theta। So this is our q, ये छोटा सा चार्ज। अब मैं इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण से लिख रहा हूँ, देखना वापस, क्योंकि अब रिंग में एलिमेंट छोटा सा है, रेडियस चेंज हो चुका है और डिस्टेंस, इसे हम लोग x बोलते हैं। इस डिस्टेंस को हम लोग x बोलते हैं। तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग विल बी इक्वल्स टू k d क्यूब x।
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर, और लेकिन आर मुझे ये वाला लेना पड़ेगा, बराबर है क्या? रिंग का रेडियस होता है ना ये क्या होता है? रेडियस ऑफ द रिंग, यस सर। विच विल बी इक्वल्स टू आर साइन थीटा का होल स्क्वायर की पावर 3/2। अब तुम मुझे बताओ x का वैल्यू कितना होगा, ऊपर देखो और x का वैल्यू बताओ। r R माइनस minus R sin theta. r आर माइनस कॉस थीटा। r cos थीटा, ये होगा x का वैल्यू। Yes. तो हम लोग अब सारे वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करते हैं। k dq का भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, सिग्मा इंटू 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। अब x का वैल्यू पुट कर लेते हैं, विच इज r माइनस ऑफ r cos थीटा डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है ये, r x का वैल्यू r माइनस ऑफ r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ r साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसके पावर में बैठो, और इसी का मुझे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? इसी का मुझे इंटीग्रेशन करेंगे, और ये इंटीग्रेशन अगर हो जाता है तो ये मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट पॉइंट पी मिल जाएगा। अब तो मुझे बताओ थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना चाहिए, क्योंकि डी थीटा आया हुआ है, तो थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से पाई, 0 से π/2 या 0 से पाई या 0 से 2 पाई? 0 से pi. पाई तक। 0 से पाई। 0 से पाई तक जाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि मेरा सारा का सारा एरिया कवर होना चाहिए। अगर मैं 0 डिग्री पे हूँ तो ये एरिया कवर हुआ, फिर 90 पे चला गया, ये एरिया कवर हुआ, तो अपसाइड एंड डाउन दोनों मेरा एरिया कवर होते जा रहा है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला। तो 0 से पाई तक का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। बोलो, इसको इंटीग्रेशन करें या फिर डायरेक्ट आंसर लिख लें? करोगे? हाँ सर करेंगे। हाँ, तो एक एक करके देखते जाना, आराम से करते जाएंगे। जो जो कांस्टेंट है पहले बाहर निकाल लेते हैं, कि सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और इंटीग्रेशन r माइनस ऑफ cos थीटा साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय r माइनस ऑफ r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ r साइन थीटा का होल स्क्वायर पावर 3/2। अब आगे चलते हैं, सिग्मा गुमा का वैल्यू हम लोग बाद में पुट करेंगे, 2 पाई r स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, सिग्मा माइनस सॉरी r माइनस ऑफ r cos थीटा, ऐसे रहने दो। नीचे कितना हो जाएगा, नीचे वाला टर्म देखिए क्या लग रहा है, एक r स्क्वायर मिलेगा ही मिलेगा, और एक r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगा, और इधर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो जो एड अप होकर के कितना हो जाएगा, सिर्फ r स्क्वायर। नहीं समझ में आया? समझा सर। -2 स्मॉल r इंटू कैपिटल R इंटू cos थीटा की पावर 3/2, और ऊपर एज इट इज रहेगा स्मॉल r माइनस ऑफ r cos थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। स्मॉल r कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट। कैपिटल R कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट। और इसमें थीटा कांस्टेंट है या वेरिएबल है?
वेरिएबल। वेरिएबल। सो थीटा ही एक वेरिएबल क्वांटिटी है, बाकी सारी चीज़ कांस्टेंट है। तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी चीज़ को एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट से कि हम लोग नीचे वाला टर्म जो भी आ रहा है उसको एज्यूम कर लेते हैं टी। लेट से आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर कॉस थीटा। देखते हैं कि ऊपर वाला कोई टर्म मिलता है कि नहीं इस तरीके से, और इसको मैं स्क्वायर एज्यूम कर लेता हूँ। 2t dt इज इक्वल्स टू, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, और कितना बचेगा नीचे, माइनस ऑफ 2 स्मॉल आर कैपिटल आर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आएगा डी थीटा। देखो थोड़ा थोड़ा बनता हुआ दिख रहा है कि साइन थीटा डी थीटा जो है यहाँ से निकल सकता है। दूसरा इसका क्या करना पड़ेगा, बोलो क्या करें उसका। इस इक्वेशन को वापस से देखो, और इस इक्वेशन से क्या हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल हाँ निकाल सकते हैं। वो कितना हो जाएगा, 2 स्मॉल आर कैपिटल आर cos theta is equals to r square plus r square minus of t square, और cos theta will be equals to r square plus r square minus t square divided by 2 कैपिटल R स्मॉल r। सो ये cos theta का हमारा वैल्यू निकलता है, और वहाँ पे हम लोग इसको पुट करेंगे। पुट करके बताओ क्या आएगा, इज इक्वल्स टू k सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर इंटीग्रेशन r माइनस ऑफ r cos थीटा, और r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे बच जाएगा 2r। यस, और इनटू साइन थीटा डी थीटा तो देख सकते हैं इस जगह से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मैं लिख दूंगा इसको टी डी टी डिवाइडेड बाय स्मॉल आर कैप डिवाइडेड बाय, अब क्या आएगा नीचे, दिस थिंग विच इज नथिंग बट टी स्क्वायर सॉरी, तो ये हो जाएगा टी क्यूब। देखो हर एक चीज चेंज हो चुका है ना। अभी देखो लिमिट मैं यहाँ पे नहीं पुट कर रहा हूँ, लिमिट बाद में हम लोग पुट कर सकते हैं। बस इसी का इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करके वैल्यूज को पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर पाओगे आप, तो इतना तो सिंपल हो गया ये। ए सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर जगह आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r मल्टीप्लाइड बाय टी, तो हट जाएगा डी टी डिवाइड बाई स्मॉल आर कैपिटल आर, नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, एक आर जाएगा आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर आर इंटू टी स्क्वायर, ये आ रहा है फाइनल। अब सबको डिवाइड कर दो एक एक करके, इंटीग्रेशन ये डिवाइड कर लो, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2r टी स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर
एक बार चला जाएगा, आर स्क्वायर टी स्क्वायर एंड प्लस ऑफ टी स्क्वायर कैंसिल आउट और 1/r² आर डी टी। ठीक है, अब तुम्हें इसको इंटीग्रेट कर लेना है, और चाहो तो तुम इसमें से ये चीज़ों को कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो ना, ज़्यादा बेटर है। 2r² इंटू आर, इन सभी कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो और इसका इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन करने के बाद फाइनल वैल्यूज को पुट करो, और वैल्यूज पुट करने के बाद जो इसका आंसर निकल करके आता है ई आउट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय r² आता है। इतना लेंदी इंटीग्रेशन और इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल। तुम्हें लग रहा होगा सर ये इसमें से लग नहीं रहा है कैसा आएगा, तो तुम इंटीग्रेट कर लेना, इंटीग्रेट करने के बाद तुम्हें आंसर आ जाएगा। खैर, तो ये जो फॉर्मूला है मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला एग्जैक्टली कैसा दिखने में है। अगर एक पॉइंट चार्ज रखा होता और मैं r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोलता, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r²। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला होता है अगर एक हॉलो स्फीयर रखा जाए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज Q रखा है और r डिस्टेंस पे मैं वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोलूँ, तो फॉर्मूला हमारा अभी भी वही रहेगा। क्लियर है क्या? तो इस चीज़ को याद रखना। आउटसाइड के लिए हमारा जो हॉलो स्फीयर है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और सेम केस सॉलिड स्फीयर के लिए भी होता है। सॉलिड स्फीयर के लिए भी इनसाइड में कितना होता है, सॉरी मतलब आउटसाइड में क्या होता है, सेम फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के बराबर है। ठीक है, अब यस सर। इनसाइड में निकालते हैं। बहुत लोगों के ऊपर गया होगा ये सारी डेरिवेशंस। इनसाइड सर थोड़ा ऊपर लो ना। ठीक है, सर इससे भी ऊपर। ठीक है। डन सर। हाँ अब इनसाइड के लिए देखते हैं। इनसाइड के लिए भी इंटीग्रेशन है लेकिन मोर लॉजिकल है। लेट्स से कि मैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, एक ऐसे पॉइंट पे जो कि इनसाइड द स्फीयर है। ऐसा है, और पॉइंट जो है वो इनसाइड द स्फीयर है। कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, ये सेंटर है इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर। और लेट्स से मैं इस पॉइंट P पे निकालना चाहता हूँ कि कितना होगा इलेक्ट्रिक। तो इसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या फिर से करना पड़ेगा, वही काम, थीटा एंगल पे जाकर के डी थीटा एलिमेंट चूज करो, और थीटा एंगल पे जाकर के डी थीटा एलिमेंट चूज करेंगे तो ये छोटा सा थिकनेस आएगा ds, और इस ds पे चार्ज आएगा नंबर, ये तो रिंग बना, और इस पे आएगा चार्ज dq चार्ज। और इस बार जो है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे देखना पड़ेगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट या राइट? राइट। राइट के डायरेक्शन में होगा। और अगर हमारा थीटा एंगल बढ़ते गया और एलिमेंट
हमारा इस जगह पे पहुंचा। तो रिंग के कारण से अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? राइट में तुमने बताया, अरे ये तो पॉजिटिव चार्ज है ना, प्लस क्यू इस पे चार्ज दिया हुआ है, अगर ये पॉजिटिव है तो लेफ्ट की हाँ डायरेक्शन में हाँ सर सर है ना। तो पॉइंट बी पे इस तरफ। लेफ्ट के डायरेक्शन में होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट। और सेकंड के कारण से क्या होगा, किस डायरेक्शन में जाएगा? राइट। राइट की डायरेक्शन में जाएगा, बिल्कुल। लेकिन जितने भी एलिमेंट इस तरफ के बनेंगे, इतने रीजन के एलिमेंट, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में देगा। और जितने भी एलिमेंट इस रीजन में बनेंगे, उन सभी के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट के डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन रिंग के कारण से ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग का फॉर्मूला हमें पता है, एस के क्यू डी क्यू कर लो फिर, ए डी क्यू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर की पावर 3/2। सेम काम एग्जैक्टली हम लोग करेंगे, सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, लेकिन इस बार जो इंटीग्रेशन करेंगे वो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। और पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, अच्छा कोई बता सकता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? डोमिनेटिंग फील कर सकते हो, जैसा फिर लग रहा हो, राइट में होगा। है ना, देख के लग रहा है नहीं नहीं, लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट के डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव चार्जेस हर एक जगह। क्या लग रहा है, लेफ्ट होगा या राइट होगा इस पॉइंट बी पे? शायद उसके पोजीशन पे डिपेंड करेगा कितना दूर है सेंटर से। मैं तो सेंटर से इस तरफ लिया हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए या इधर होना चाहिए? ना तो ये लेफ्ट होगा ना तो राइट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट वैल्यू है वो जीरो निकल कर, बराबर। तो इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, वो हम लोग इस वाले से निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, लेफ्ट पार्ट का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा एंगल? अब एंगल हम लोग बता सकते हैं, दिस विल बी द थीटा। और ये अल्फा कौन सा एक पर्टिकुलर वैल्यू बोल देते हैं, अल्फा एंगल बोल देते हैं। तो जीरो से लेकर के अल्फा तक इंटीग्रेशन ऐसा होगा, और फिर अब मैं माइनस साइन लगाऊंगा, और ये इंटीग्रेशन अल्फा से लेकर के पाई तक जाएगा। समझ में आया क्या? तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। और जब दोनों का इंटीग्रेशन किया जाता है और इंटीग्रेशन करके वैल्यूज वगैरह पुट किया जाता है, पुट करने के बाद ये फाइनल आंसर जीरो निकलता है। और ये बात तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ और तुम्हें उस फॉर्मूले को याद रखना है कि अगर हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है जो कि प्लस क्यू चार्ज है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज होना जरूरी है, कंपलसरी है। तो एक पॉइंट पी है आउटसाइड और एक पॉइंट पी है इनसाइड। तो आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इनसाइड के लिए क्या होगा? इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो, और आउटसाइड अगर पॉइंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, बराबर। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे जैसे हम लोग सेंटर से दूर जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, पहला चीज तो ये कि जीरो से लेकर के आर तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नहीं होगा, ज़ीरो होगा। और उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग सरफेस के थोड़ा सा पास में होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ऐसा कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर वाला कर्व ऐसा होता है। ये कर्व हम लोग, सबको समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर, समझा सर। अब सॉलिड स्फीयर का देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। थोड़ा बोलो ना। सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर होगा। अब चलो इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। यूनिफॉर्मली चार्ज एक सॉलिड स्फीयर है और मैंने इसके ऊपर चार्ज रख दिया 10 को। तो ये सॉलिड स्फीयर है और इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज दिया गया। प्लस क्यू चार्ज देने का मतलब ये है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब ये है कि इसे नॉन कंडक्टिंग होना ही पड़ेगा, कंपलसरी है नॉन कंडक्टिंग। नहीं तो क्या होगा कि जैसे ही मैं चार्ज सेंटर पे दूंगा, ये घूमते घूमते सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, बराबर। और जब तक तुम नॉन कंडक्टर नहीं रखोगे तब तक वो चार्ज उस जगह पे रह नहीं सकता है। तो इसीलिए ये नॉन कंडक्टर होना ज़रूरी है, तभी हम लोग उसे एक सॉलिड स्फीयर की तरह एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो चार्ज कैसा है मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। सॉलिड स्फीयर होगा ऐसा, और चार्जेस जो है वो हर एक जगह पे, सेंटर पे भी है, दूर में भी है और पास में भी है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस पे तो होगा ही होगा, लेकिन पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी जो है हाँ। वो हो जाएगा इस बार रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। चार्ज डेंसिटी ये निकल के आ गया। अब वापस से वही चीज़ कि मैं एक इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ, तो पहला हम लोग आउटसाइड पॉइंट पे निकालेंगे। आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मैंने एक पॉइंट पी लिया है आउटसाइड, और इस लोकेशन पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा बोलो। सेम वही काम करते हैं, थीटा एंगल पे जाकर के डी थीटा एलिमेंट चूज करते हैं, हाँ। है ना। थीटा एंगल पे जाकर के डी थीटा एलिमेंट चूज किया मैंने, डी थीटा। तो यहाँ पे एक छोटा सा थिकनेस आ जाएगा ds, और ये सर या फिर हार्ड लेंथ पे जाके एक होलो स्फीयर भी ले सकते हैं ना, डी थिकनेस का। हाँ, वो भी अभी हम लोग देखेंगे। अभी पहले इसको मैं बता देता हूँ। ये आ गया हमारा इस टाइप से, क्या बनेगा ये इस बार, डिस्क। इस बार बनेगा डिस्क। तो ये हमारा डिस्क बन गया, और अगर डिस्क बना तो डिस्क के कारण से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉइंट पे कितना होता है वो हम लोग निकाल सकते हैं। काइंड ऑफ ऐसा डिस्क होगा, और पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक, डिस्क के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट
बोलो। याद है? इंटू 1 - x/√x² प्लस r², ऐसा कुछ। हाँ ऐसा ही है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क है, और इसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है। तो ये डिस्क का चार्ज डेंसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालते हैं सिग्मा, बोलो, याद है क्या? लैम्डा हम लोग निकालते हैं सिग्मा dx से, और अगर हमारे पास रो गिवन है, इसको सिग्मा हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, सिग्मा dx, रो dx। मेरी बात समझ में आएगा? तो इसका थिकनेस कितना है, ds है, और ds कितना है, आर डी थीटा। और फिर वही सारा काम करेंगे, इससे डिस्टेंस जो है वो x हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा r साइन थीटा, और ये हो जाएगा r कॉस थीटा, और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस r है इस जगह से, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस ऑफ r कॉस थीटा। ये वही सेम चीज़ रिपीट करना पड़ेगा, और फिर हम लोग यहाँ पे वैल्यूज वगैरह पुट करके ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा मेथड भी है, और वो दूसरा मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट है। ये फर्स्ट मेथड था, दूसरा मेथड। और दूसरे मेथड में हम लोग क्या करेंगे, r डिस्टेंस पे जाकर के dr थिकनेस का एलिमेंट चूज करेंगे। क्या है हमारा, सॉलिड स्फीयर, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे निकालना है। तो मैंने क्या किया, r नहीं तो x डिस्टेंस ले लो, x डिस्टेंस पे जाकर के dx थिकनेस का एलिमेंट चूज किया, और ये जो एलिमेंट है ये कैसा बनेगा, हॉलो स्फीयर, है ना। और हॉलो स्फीयर के कारण से इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितना चार्ज होगा, इसका छोटा सा dq चार्ज होगा, लेट्स से। तो इसके कारण से जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, k dq/r²। दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर लो, और इंटीग्रेट करते के साथ ही तुम्हें आंसर दिख जाएगा, काफी आसान। k, और r हमारा कांस्टेंट है ना। ये कौन सा है, k dq/r²। ये r ये वाला है, ठीक है, नॉट द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और ये dq का इंटीग्रेशन आ गया, dq का इंटीग्रेशन समेशन विच इज टोटल चार्ज dq/r² हो जाएगा। ये कौन सा हो गया, बोलो, आउटसाइड के लिए। अब इनसाइड का कैसे निकलेगा, इनसाइड के लिए इनसाइड के लिए लेट से पहले तो हम लोग को पॉइंट एज्यूम करना है कहाँ पे। तो पॉइंट P पे मुझे निकालना है, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, कितना ले लूँ, एट ए डिस्टेंस ऑफ x ले लेता हूँ। x डिस्टेंस पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे। तो मैंने क्या किया, r डिस्टेंस पे जाकर के dr थिकनेस का एलिमेंट चूज किया, r डिस्टेंस पे जाकर के dr थिकनेस का एलिमेंट चूज किया। और ये जो एलिमेंट बनेगा ये फिर से कैसा एलिमेंट बनेगा, हॉलो स्फीयर। अब हमें ये पता है कि हॉलो स्फीयर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0, लेकिन आउटसाइड में क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू 0, विच इज इक्वल्स टू kq/r²। ऐसा फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। तो एक कुल मिलाकर के बातें ये हो गई कि अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे r का फ्रॉम 0 से लेकर के कैपिटल R, तो इसको दो पार्ट में मुझे डिवाइड करना होगा। एक इंटीग्रेशन करना होगा मुझे 0 से लेकर के पहले x तक, और देन मुझे इंटीग्रेशन करना होगा x से लेकर के r तक। और इस इंटीग्रेशन में, इस वाले इंटीग्रेशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे क्या मिलने वाला है, 0।
क्यों? इनसाइड 0 होता है। ये x डिस्टेंस पे पॉइंट P, तो ये सारे चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना हो जाएगा? 0। तो ये इंटीग्रेशन मेरा किसी काम का नहीं है, ये इंटीग्रेशन काम का है, तो मुझे इंटीग्रेशन सिर्फ 0 से x तक करना है। और इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो पॉइंट आउटसाइड हो जाएगा, ये पॉइंट P यहाँ पे हो जाएगा। ये छोटा सा एलिमेंट लिया है, ये मेरा एलिमेंट PQ चार्ज। तो ये छोटे से एलिमेंट के कारण से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी इक्वल्स टू K dq by x स्क्वायर, या फिर जो भी है ये डिस्टेंस x स्क्वायर, x इज कांस्टेंट विच इज नॉट वेरिएबल, और इस दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, और इंटीग्रेशन करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? फिर से K बाय एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी, लेकिन इस बार इंटीग्रेशन डी क्यू का कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से लेकर के x तक। क्या 0 से x तक का हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं क्या? हाँ, कैसे निकलता है? Q will be equals to charge per unit volume multiplied by the volume P तक वाला ना वॉल्यूम, which is 4/3 pi x cube। तो रो वो है हमारा Q डिवाइड बाय 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय आर क्यूब आएगा, के क्यूब और एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू आर क्यूब। तो इसको कैंसिल आउट कर लो, के क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यूब विल बी आवर फाइनल आंसर। ये फॉर्मूला हमारा सिर्फ इनसाइड। वापस एक बार समझना, अगर ना समझ में आया हो तो देख लेना वापस से, समझ में आ जाएगा, कुछ खास है नहीं। इसका ग्राफ देख लेते हैं कैसा बनेगा, क्योंकि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है और इस सॉलिड स्फीयर में अगर कोई भी पॉइंट इनसाइड हो तो इनसाइड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो के क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यूब होता है, और अगर कोई भी पॉइंट आउटसाइड हो तो आउटसाइड के लिए फॉर्मूला हमारा सिंपल के क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता है, क्योंकि तो बेसिक पॉइंट चार्ज के कारण से होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, और इस जगह पे इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जब तक हम लोग सेंटर पे पहुंचेंगे और रेडियस तक पहुंचेंगे, लीनियरली इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद फिर डिक्रीज करेगा। क्लियर है क्या? और एक डेरिवेशन इसका हम लोग गॉस लॉ में देखें। बोलो, समझ में आया सबको? समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो बोलो, दोबारा समझा देता हूँ मैं। समझा समझा ना? समझा। पता नहीं 80-20 80 समझा। ठीक है, इसमें देख लेना वापस से, अगर ना समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में मेरे से वापस से डाउट पूछ लेना, ताकि इतना टफ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मुझे अगर ना समझ में आया तो वापस से डाउट पूछ लेना। ठीक है, तुम्हें अब बस इतना सा याद रखना है कि सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है,
हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, बस इतना सा याद रखना। अगर ये चीज़ याद है तो सारे क्वेश्चन तुमसे बनेंगे। मैं एक एक करके सारे फॉर्मूलेस को रिकॉल करा देता हूँ। अगर हमारे पास एक फाइनाइट लाइन वायर है, डी डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? एक एक्स डायरेक्शन में होता है और एक वाई डायरेक्शन में होता है। बोलो, अगर याद है तो फटाफट बोलते जाओ। एक्स डायरेक्शन में के लैम्डा बाय डी साइन थीटा अप प्लस साइन थीटा डाउन होता है, और वाई डायरेक्शन में के लैम्डा बाय डी कॉस थीटा डाउन माइनस कॉस थीटा अप होता है। दूसरा चलते हैं। अच्छा, इसे में और भी कैटेगरीज थे कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट वायर हो तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी, तो डी डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, 2k लैम्डा बाय डी होता है। और अगर हमारे पास एक सेमी इनफाइनाइट वायर हो तो डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, के लैम्डा बाई डी, दोनों डायरेक्शन में, एक इधर और एक इधर। याद आया क्या? हाँ सर। ये हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा हम लोगों ने जो देखा था वो ये देखा था रिंग के कारण से। रिंग के कारण से अगर हम लोग सेंटर पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। इस रिंग पे प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। लेकिन वही अगर मैं एक सेमी सर्कुलर रिंग ले लूँ तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, 2k लैम्डा बाय के लैम्डा आर। हाँ, 2k लैम्डा बाय आर हो जाता है। और वही अगर मैं क्वार्टर रिंग ले लूँ तो के लैम्डा बाय आर दोनों डायरेक्शन। के लैम्डा बाय आर, और इस डायरेक्शन में भी के लैम्डा बाय आर। और अगर मैं आर्क ले लूँ तो पॉजिटिव चार्ज प्लस लैम्डा थीटा एंगल का आर्क ले लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, ऑफ कोर्स एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आता है वो हमें इंटीग्रेशन करके निकालना होगा। समझ में आ रहा है क्या? जैसे इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने किया था ना, थीटा एंगल पे जाकर के डी थीटा एलिमेंट चूज किया था, सेम वे में इसका हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। और तीसरा हम लोगों ने देखा था रिंग के कारण से, लेकिन एक्सिस का। ये हमारे पास रिंग है और ये एक्सिस है। बताओ इसके कारण से एक्सिस पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है प्लस लैम्डा। बोलो, KQX upon R square plus X के square क्यू raised to एक्स 3/2। अपॉन आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। याद होना चाहिए ये सारे फॉर्मूले। अगर याद नहीं है तो फिर तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये हो गया रिंग के कारण से। नेक्स्ट है डिस्क। ये एक डिस्क था हमारे पास और पॉइंट पी पे इस डिस्क के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, बोलो कितना होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर, ये होता है। और डिस्क को मैं बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया था तो ये इनफाइनाइट डिस्क बन गया था, मतलब इनफाइनाइट शीट हो गया था। तो इनफाइनाइट शीट के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
वो कांस्टेंट हो जाता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये नॉन कंडक्टिंग शेल किया है। और कंडक्टिंग हो तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था हॉलो स्फीयर, और हॉलो स्फीयर के लिए इनसाइड एंड आउटसाइड का फॉर्मूला देखा, विच विल इज इक्वल्स टू 0, और आउटसाइड के लिए के क्यू बाय आर स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला था। फिर लास्ट देखा हम लोगों ने सॉलिड स्फीयर, और इसमें इनसाइड का फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और आउटसाइड का क्या फॉर्मूला था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले अभी हम लोगों ने देख लिए हैं। अब इसी पे क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है, ऐसा करते हैं पहले बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक हॉलो स्फीयर है, और हॉलो स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस क्यू, और इसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया गया है विच इज प्लस क्यू, और पॉइंट पी पे विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, इसका रेडियस आर है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, सॉल्व करो। और दो लोकेशन ले लेते हैं, पी एंड पी डैश, लेट्स से दिस इज पी डैश which is at a distance of x। तो सभी ने सही किया है लगभग। तो अगर मैं पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ तो P पॉइंट पे दो चार्जेस इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे, फील्ड लगाएंगे, जो चीज़ ये दोनों लगाएंगे। तो एक तो पहले के कारण से, दूसरे कारण से। तो फर्स्ट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, और दूसरे के कारण से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो P1 प्लस और P2 हो जाएगा। 1 के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस के स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हॉलो स्फीयर है तो आउटसाइड का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, के कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर हो गया। तो जैसे ये चार्ज ऐड हुआ तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं कि ये हॉलो स्फीयर के अंदर एक चार्ज रख दो तो ये एक ऐसा ट्रीट करता है, ये ऐसा ट्रीट करता है कि इसके हॉलो स्फीयर पे ही मैंने क्यू प्लस क्यू चार्ज रखा है ना। क्या रख दिया मैंने, हॉलो स्फीयर पे क्यू प्लस क्यू चार्ज रख दिया, और फिर आर डिस्टेंस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो यही आंसर दे देगा। और ये ऐसा हुआ क्यों, इसका भी रीज़न हम लोग समझते हैं। अगर कोई भी शेल है तो बेसिकली उसके पास दो सरफेस है, एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस, और तुमने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा तो इस सरफेस के ऊपर चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। बेसिकली इसका भी तो कुछ थिकनेस होगा, यहाँ पे तो एकदम थिन सा दिखा रहा है लेकिन इसका थिकनेस कुछ ना कुछ तो होगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके के देखेंगे तो ऐसा होगा थिकनेस। तो इस सरफेस पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इस सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, तो इस पे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएगा, और क्योंकि ये नेगेटिव चार्जेस इस तरफ शिफ्ट हुआ है तो अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, बाहर वाले सरफेस पे। ठीक है, तो क्यू चार्ज तो पहले से था ही सरफेस पे, अब क्योंकि ये चार्जेस को इंड्यूस कर दिया है तो एक एक्स्ट्रा प्लस क्यू चार्ज सरफेस पे और आ जाए। समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है।
और ये जो चीज़ है और हम लोग डेप्थ में जाकर के कंडक्टर्स में पढ़ेंगे। तो कंडक्टर्स हमारा एक और टॉपिक है लास्ट में, उसमें और ज़्यादा इसमें डिटेल्स है, अभी तो मैंने बस समझा दिया थोड़ा सा। ठीक है, अब इनसाइड के लिए देखते हैं। तो इनसाइड के लिए जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो दोनों के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक तो सॉरी पॉइंट यहाँ पे था, एक बाहर वाले के कारण से और जो सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा है उसके कारण से। क्योंकि ये हॉलोस्फेयर है और हॉलोस्फेयर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है ज़ीरो, मैंने ज़ीरो लिख दिया। और क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दो हॉलोस्फेयर है, कंसेंट्रिक हॉलोस्फेयर्स, टू कंसेंट्रिक हॉलोस्फेयर्स आर देयर। एक पे चार्ज है Q1 और दूसरे पे चार्ज है Q2, दोनों पॉजिटिव है और इसका रेडियस है R एंड 2R। और पॉइंट ए पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। ए पॉइंट जो है ए डिस्टेंस पे है और जो बी पॉइंट है वो बी डिस्टेंस पे है। सॉल्व करो। सॉल्व कर लिया होगा सभी ने और सभी ने सही आंसर निकाला होगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, जो ए पॉइंट पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो दोनों के कारण से होगा, लेकिन 2 के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाने वाला है 0, क्योंकि वो इनसाइड है पॉइंट। और 1 के कारण से कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर डिस्टेंस। और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट आउटसाइड है दोनों हॉलोस्फीयर्स के लिए, हो जाएगा E1 प्लस ऑफ E2 इज इक्वल्स टू, E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, के Q1 बाय बी स्क्वायर प्लस E2 का वैल्यू के Q2 बाय बी स्क्वायर। काइंड ऑफ फिर से वही रिजल्ट निकल पाया, Q1 प्लस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर। समझ में आ गया? अब एक डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक सॉलिड स्फीयर था और इस सॉलिड स्फीयर में से एक छोटा सा सॉलिड स्फीयर कट करके निकाल दिया गया। इसका रेडियस है r और इसका रेडियस है 2r। तो इतना सा पोर्शन क्या है, सॉलिड है, बाकी पोर्शन तो कट करके निकाल लिया गया। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ABC। और ए का डिस्टेंस ए स्मॉल है, इधर से बी है और इधर से सी। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी एंड सी। और ये एक सॉलिड स्फीयर था तो इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी होगा, तो मान लो कि प्लस रो चार्ज डेंसिटी था, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब सॉल्व करो इसको। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो नेगेटिव मास, सर बस एक का वैल्यू आया है अभी तक। अच्छा मैं बता देता हूँ। नेगेटिव मास सिस्टम का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होगा, सेंटर ऑफ मास में बताया गया होगा, तुम्हें आरबीडी में भी ये पढ़ाया गया होगा।
सेंटर ऑफ नेगेटिव मास सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। नेगेटिव मास सिस्टम का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। कि लेट से एक हमारे पास डिस्क है और इस डिस्क में से एक छोटा सा डिस्क मैं काट करके निकाल लिया, इतना सा पोर्शन बचा। तो इस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा वो मुझे बताना। तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि मान लेते हैं कि एक बड़ा सा डिस्क है जिसका मास कैपिटल एम था और इसमें से छोटा सा मास मुझे काट करके निकालना था। तो उसके इक्विवेलेंट मैंने एक छोटा सा मास नेगेटिव ले लिया। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मास है और इस जगह पे एक नेगेटिव मास है, और जब इस कॉइन को इस डिस्क के पूरे डिस्क के, ये पूरा का पूरा डिस्क है, हटा हुआ नहीं, जब इसके ऊपर रखा जाएगा तो इतना सा पोर्शन प्लस एम और माइनस एम कैंसिल आउट करके क्या कर देगा, जीरो। तो इट विल बी लाइक ए कैविटी, बराबर है। तो ये एक हाँ हाँ कटा हुआ पार्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ये सब हम लोग कैविटी प्रॉब्लम बोला जाता है इस सब चीज़ों का। कैविटी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भी हम लोग वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसको सॉल्व करते टाइम पे हम लोग को ये करना है कि जितना भी बड़ा सा सॉलिड स्फीयर है उसको मैं पूरा का पूरा कंप्लीट एक एज्यूम करूँगा, और जो छोटा सा कट करके निकाला है उसको मैं नेगेटिव चार्ज का एज्यूम करूँगा। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखते हैं। अगर इनसाइड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यूब होता है। इसको मैं सिग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। क्यू का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा इंटू सॉरी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ और के का भी वैल्यू पुट कर लेता हूँ, 1/4 पाई एप्सल नॉट क्यू का वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यूब कैंसिल आउट, 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। काफ़ी इंटरेस्टिंग वैल्यू है और इसे हम लोग को याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं वापस से ऊपर जाऊंगा और ऊपर जा करके यहाँ पे फील्ड का फॉर्मूला मैं वापस से लिखूंगा, लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंट वे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला या तो तुम ये यूज़ कर सकते हो और या फिर इनसाइड का फॉर्मूला ये यूज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू रो एक्स बाय एप्सिलॉन। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ऑलवेज आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड। मतलब कि अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो इस डायरेक्शन में होगा, इट विल बी रेडियली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रो एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये जो भी डायरेक्शन है आर कैप उसको यहाँ पे डाल दो। बोलो समझ में आएगा सबको, हाँ सर। क्योंकि आगे हम लोग काफ़ी टफ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे। अभी तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल गया रो एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो रो और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होगा किसी भी स्फीयर के लिए, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब चलो हम लोग काम करते हैं। तो काम ये था कि पहला पूरा का पूरा एक 2r रेडियस का सॉलिड स्फीयर है, 2r रेडियस का सॉलिड स्फीयर है, और एक
आर रेडियस का सॉलिड स्फीयर है। आर रेडियस का, और जो पॉइंट है वो इस लोकेशन पे पॉइंट ए, जो कि दोनों स्फीयर के इनसाइड है। दोनों स्फीयर के क्या है, इनसाइड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तुम चाहो तो इस पे चार्ज निकाल सकते हो Q1 कितना होगा, और इस पे चार्ज निकाल सकते हो Q कितना होगा, और फॉर्मूला अप्लाई करके एक के कारण से दूसरे कारण से निकाल सकते हो। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होने वाला और ये पॉजिटिव चार्ज होने वाला है, Q2 जो होगा वो रो इंटू 4/3 2r³ होगा, और ये कितना हो जाएगा, रो इंटू 4/3 होगा। ये Q1 और Q2 का वैल्यू निकल गया। ए पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे है 0। ये सॉलिड स्फीयर है, नॉट हॉलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो इनसाइड का ही फॉर्मूला है ना, सॉरी रो। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यू। जो फॉर्मूला तुम प्रिफर करना चाहो कर सकते हो। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया के Q1 एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यू, और ये जो है x क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस, जो भी स्मॉल है, मैंने इसको स्मॉल है लिख दिया। और इसी को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, अच्छा r कितना है इसका, 2r है, यहाँ पे 2r का होल क्यूब हो, गलत मत कर देना। और q, सॉरी ये Q2 है, मैं Q1 लिख रहा हूँ। Q2 का वैल्यू है, जब इसको वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू फाइनल ऐसा निकलता है, काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्मूला। और दूसरे के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, के Q1 ए डिवाइडेड बाय आर क्यू, क्योंकि ये पॉइंट भी इनसाइड है छोटे वाले स्फीयर का, और ये कितना हो जाएगा, रो ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मान लो कि ये ए पॉइंट है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकाल लगाना चाहता है और एक इधर लगाना चाहता है, तो ई नेट कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू ई ए माइनस ऑफ ई ए डैश विच विल बी इक्वल्स टू 0। बोलो समझ में आया सबको। तो ये फर्स्ट निकला ए पे। बी पे अब निकाल लेते हैं हम लोग। तो मुझे बताओ पॉइंट बी पहले स्फीयर और दूसरे स्फीयर के लिए क्या है, इनसाइड या आउटसाइड। सिंपल सा क्वेश्चन है। सर पहले के लिए आउटसाइड, दूसरे के लिए इनसाइड। पहले के लिए हो गया आउटसाइड, दूसरे के लिए इनसाइड। तो पहले के लिए अगर इनसाइड सॉरी आउटसाइड है, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या होता है आउटसाइड के लिए, के Q1 बाय आर स्क्वायर। और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है Q1, तो ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक है। समझ में आया। अब सेकंड के कारण से देखते हैं। सेकंड क्या है, इनसाइड है। इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, के Q2 एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यूब विच विल बी 2r क्यूब। और x का वैल्यू क्या लेंगे, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, बराबर है, विच इज b। ये हो गया b। और ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा क्या है नेगेटिव कैविटी वाला पार्ट, और ये हमारा पॉजिटिव, तो ये आउटसाइड होगा इधर।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई नेट विल बी इक्वल्स टू E2 माइनस ऑफ E1। और अगर हम लोग इसमें वैल्यूज को पुट करें तो हमारा ये आ जाएगा के Q2 B डिवाइडेड बाय 2R³ माइनस ऑफ के Q1 डिवाइडेड बाय B स्क्वायर। अब Q1 और Q2 का वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। Q1 का वैल्यू क्या होगा, पूरा स्क्वायर है, ये है Q2 का वैल्यू, इसको हम लोगों ने निकाला था, रो 4/3 पाई 2R का होल। अब जो छोटा सा है इसमें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, साइन में मैं बाद में यहाँ पे पुट कर दिया हूँ, वो चेंज है, यहाँ तो मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ 4/3 पाई R³ ऐसा। ठीक है, क्या इसको ना समझ में आए तो पूछ सकते हो। बोलो। समझा है सर। तीसरा और लास्ट वाला केस जो इसमें ये है, ये जो पॉइंट है वो इस जगह पे दिया गया। तो बताओ फर्स्ट वाले और सेकंड वाले के लिए क्या है, इनसाइड है या आउटसाइड है? दोनों के लिए आउटसाइड। दोनों के लिए आउटसाइड है, तो आउटसाइड का फॉर्मूला हमें आता है, और पहले वाले के कारण से आउटसाइड पे कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अंदर की डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने इसको नेगेटिव चार्ज अज्यूम किया, कितना हो जाएगा, बोलो। के Q1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और इस जगह से सेंटर से डिस्टेंस जो है वो C स्क्वायर, और E2 कितना हो जाएगा, सेकंड के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज, के E2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E2 माइनस ऑफ E1 which will be equals to K Q2 माइनस ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय C स्क्वायर। और ये वो चार्ज है जो कि इफेक्टिवली इस स्फेयर पे है, फाइनल कटा हुआ जो स्फेयर है, कैविटी निकला हुआ, उस स्फेयर पे जो जितना भी चार्ज है वो चार्ज यहाँ पे लिख, ठीक है। ओके, तो एक क्वेश्चन तुम लोग को दिया जा रहा है। सर सेकंड केस एक बार ओवरव्यू बताओ ना। ये है सेकंड केस ना, बी वाला ना। इसमें देखो ये जो पॉइंट है ये एक के लिए क्या है, आउटसाइड है, और एक के लिए क्या है, इनसाइड है। तो आउटसाइड वाला फॉर्मूला मैंने क्या कर दिया, ये लगा दिया, लेकिन डायरेक्शन इधर है। और इनसाइड के कारण से जो फॉर्मूला होता है, ये बड़ा सा जो चार्ज है उसके कारण से ये वाला है, और इनसाइड का वो मैंने लगा दिया, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन होगा, और दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। आया क्या? एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को करके लेके आना है। आई थिंक ओलंपियाड के में पूछा गया था, और क्वेश्चन ऐसा दिया गया था कि ये एक सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर जिसपे की चार्ज डेंसिटी प्लस ऑफ रो है, और ये सेंटर, और एक कैविटी बनाया गया इस जगह पे, ठीक है, और ये सेंटर है कि सॉरी इसको नाम दे देता हूँ मैं P एंड O, दोनों के सेंटर से, और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया इस जगह से, इस जगह से इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया,
किस लोकेशन से, ये सरफेस यहाँ पे है ना, और कितने डिस्टेंस पे था वो सारी चीज़ दिया गया, ऐसे करके एंगल दिया हुआ था, दैट इज लेट्स से दिस इज एंगल इज 60 डिग्री, ऐसे बोल दिया। तो पूछा गया कि ये इलेक्ट्रॉन जो है कैविटी के दूसरे सरफेस को कितने टाइम के बाद हिट करेगा। ये क्या था, सॉलिड स्फीयर विथ कैविटी, इसका रेडियस था लेट्स से दिस इज 3r और इसका रेडियस है r। क्लियर है क्या सबको, ये बात समझ में आई। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन था स्मॉल d। तुम्हारे तो हालत खराब हो गई, क्या पूछ लिया। सर दूसरे साइड मतलब पीओ के ऑपोजिट ना। अब वो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा वो मुझे नहीं पता। ये कैविटी है इनसाइड में, ये कैविटी को मैं इनलार्ज करके दिखा रहा हूँ। इस जगह पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया है। अब वो कैसे करके जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, लेकिन किसी एक कैविटी के दूसरे साइड को वो टच करेगा। तो कितने टाइम के बाद टच करेगा ये निकालना। क्वेश्चन ये गिवन था, लेकिन मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें निकालना है कैविटी के इनसाइड। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड inside the cavity, बराबर। और वो पॉइंट कोई सा भी हो सकता है, ये तुम्हें निकालना है। नेक्स्ट क्लास में करके लेके आना। और जेई में भी आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस में नहीं, आई थिंक एडवांस या मेंस किसी में तो है, याद नहीं आ रहा मुझे। इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, याद कैसे रहेगा। मेंस में पूछा है, एडवांस में, ओलंपियाड का है तो श्योर। तो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को करके लेके आना, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि हाँ ये किस तरीके से सॉल्व होगा, कैसे बनेगा, और हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को याद रखें। ठीक है, सर बोलो। ओलंपियाड के क्वेश्चन लाइक कौन से लेवल में रहते हैं, जी मेन से कम या एडवांस से ज्यादा या बीच में? ओलंपियाड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो तुम एडवांस के लेवल से ऊपर मान सकते हो, एडवांस के लेवल का भी और एडवांस के लेवल के ऊपर का भी मान सकते हो। ऐसा तो कुछ क्वेश्चंस थोड़े लो भी आते हैं, एडवांस के नीचे भी आते हैं, मिक्स होता है। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन एकदम टफ 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 दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन नहीं। जेई एडवांस से ज़्यादा टफ भी होता है, जेई एडवांस के लेवल का भी होता है, उससे बिलो भी होता है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करके लेके आना नेक्स्ट क्लास में, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और होमवर्क के लिए एक डीपीपी कर लेना नेक्स्ट। और जो एक्सरसाइज 2 है पार्ट 1, उसमें 5 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, उसे कंप्लीट कर लेना, फिर हम लोग इलेक्ट्रो से स्टार्ट करेंगे।